हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप। हमने अपने लास्ट वीडियो में जैसा डिस्कस किया था कि अब हम पीएलसी की ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं। उस दिन मैंने आपको बोला था कि मैं इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक सॉफ्टवेयर पे आपको ट्रेनिंग दूंगा। बट मेरे पास पीछे कई लोगों के कॉल मैसेजेस आए कि अभी हम सबसे पहले प्रोसेस लेवल की पीएलसीज पे काम करना शुरू करें, जिसके लिए सॉफ्टवेयर आता है कंट्रोल एक्सपर्ट। तो सबका इस समय वो ज़्यादा चाह रहे थे कि हम उस पे काम करें, क्योंकि प्रोसेस लेवल पे ज़्यादातर लोग अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये चाह रहे हैं कि हम उस पे थोड़ा सा अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर पाएँ। तो आज से हम लोग कंट्रोल एक्सपर्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। कंट्रोल एक्सपर्ट ये काफ़ी रिफाइंड सॉफ्टवेयर है स्नाइडर का। इससे पहले ये कई सारे वर्जन्स में आ चुका है। इससे जस्ट कंट्रोल एक्सपर्ट से पहले हम यूनिटी प्रो के नाम से इसे जानते थे। उससे पहले एक वर्जन आता था PL7। उससे पहले जो वर्जन आता था कॉन्सेप्ट वर्क्स 32 ऐसे करके आ रहे थे, मॉडसॉफ्ट करके कई सारे सॉफ्टवेयर रहे। तो इस समय ये लेटेस्ट वर्जन में है कंट्रोल एक्सपर्ट। तो इसमें जो हम जिन PLCs पे काम करते हैं वो होती हैं हमारी M340, M580। ये हमारे अब कुछ कंट्रोलर जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, क्वांटम और प्रीमियम, इस लेवल की PLCs पे भी हम काम करते थे। तो आज हम थोड़े से अपने कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कंट्रोल एक्सपर्ट में, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, उसमें इनपुट आउटपुट कैसे सिलेक्शन करते हैं, प्रोसेसर कैसे सिलेक्शन करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। एक कई लोगों ने मुझसे बोला कि हमें इनपुट आउटपुट कैसे सिलेक्शन करना है, कैसे हम हार्डवेयर सिलेक्शन करेंगे। तो वो जब थोड़ा बहुत आप अवेयर हो जाएंगे अपने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन करने से, तो उसके बाद आप का जो सिलेक्शन वाला पार्ट है उसके बाद मैं बताऊंगा। क्योंकि जस्ट हम जो ट्रेनिंग फोकस करके करते हैं वो फ्रेशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करके करते हैं। तो एक बार उनके लिए भी कॉन्फ़िगरेशन बनानी आसान हो जाए, तो उसके बाद मैं आपको सिलेक्शन कोशिश करूँगा साथ के साथ भी बताऊँ, लेकिन इसकी एक अलग से मैं क्लास भी ले लूँगा, जिसमें मैं आपको क्लियरली कौन से हार्डवेयर कैसे करके सिलेक्शन करने चाहिए और किस हार्डवेयर से क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और कोशिश करूँगा आपको एक अगर कुछ फ़ॉर्मूला भी कुछ ऐसा दे पाऊँ कि अगर आप वहाँ पे अपना इन आईओस डाल दें, तो आपका कितने कार्ड लगने हैं वो अपने आप आपका निकल के भी आ जाए। तो मैं वो भी कोशिश करूँगा आपको दूँगा। तो फ़िलहाल आज हम जो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं कंट्रोल एक्सपर्ट, जो मैंने यहाँ पे पहले से ही ओपन कर रखा है। कंट्रोल एक्सपर्ट में सबसे पहले हम आते हैं फाइल पे। फाइल पे आके हम अपना न्यू सेलेक्ट करते हैं। न्यू करने पे हमारे पास एक पॉपअप विंडो आने वाली है। पॉपअप विंडो आने के बाद उसमें हम कैसे-कैसे क्या सिलेक्शन करेंगे वो मैं बताऊँगा ही आपको। ये हमारे पास विंडो खुल गई है। अब इस विंडो में आपके पास जैसे अभी मैं शोज़ वर्ज़न कर देता हूँ, तो मेरे पास कई सारे वर्ज़न्स यहाँ पे और आ जाएँगे। अभी आप देख रहे होंगे 3.2, 2.0 ऐसे करके वर्ज़न्स आते हैं। तो इसमें जो पुराने कुछ वर्ज़न्स रहे होंगे, वो वर्ज़न भी मेरे सामने आ जाते हैं। ये आ गए हमारे पास सारे वर्ज़न। अभी आप देख रहे थे 4-5 प्रोसेसर ही आ रहे थे, अब कई सारे आ गए। तो इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया। कई बार आप काम करने जाएँ और आपको लोअर वर्ज़न पे काम मिल रहा है, तो अब के लिए मैंने आपको बता दिया। तो अभी जो सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग मार्केट में यूज़ करते हैं, मॉडबस प्लस ईथरनेट वाला कंट्रोलर हम यूज़ करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं एक कंट्रोलर यही ले लेता हूँ, मॉडबस टू ईथरनेट। इसका मॉडल नंबर होता है BMX P342020। ओके, यहाँ नीचे आती है रैक कि आप रैक कितने लेने वाले हैं। रैक वो है जिस पे हम ये अपना प्रोसेसर माउंट करते हैं और इनपुट आउटपुट कार्ड भी अलग अलग से इसमें लगाए जाते हैं। तो एक रैक के थ्रू ही पूरे सिस्टम को हम पावर सप्लाई दे सकते हैं। एक सिंगल पावर सप्लाई लगा के उस पावर सप्लाई के थ्रू ही हमारे पूरे रैक में सप्लाई जाएगी। तो अभी हम 8 स्लॉट का बैक प्लेन ले लेते हैं। ये बैक प्लेन जो आती है, ये भी हमारी 2 टाइप की आती है। एक ईथरनेट टाइप की आती है, एक नॉन ईथरनेट की आती है। ईथरनेट वाली जो होती है ये मैं आपको बाद में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में बताऊँगा। अभी के लिए आप केवल इतना जान सकते हैं कि
M580 का जब भी हम काम करेंगे प्रोसेसर को, जब भी हम M580 के प्रोसेसर को सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे मेनली हमारे ईथरनेट बैकप्लेन वाले प्रोसेसर हम यूज़ करते हैं। और वो चीज़ें बाकी और जो ब्रीफ डिस्कशन रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा, बस आपके लिए अभी के लिए आप इतना जान सकते हैं। तो हम फिलहाल अभी 8 स्लॉट बैक प्लेन या 12 स्लॉट बैक प्लेन कोई सा भी एक हम लेके चला सकते हैं। तो इसको एक मैं ले लेता हूँ। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन अभी वो प्रोसेस कर रहा है। 60% हो चुका है। मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो है, हो सकता है आप लोगों के सिस्टम में थोड़ा जल्दी हो जाए। फिर यहाँ पे एक मॉडिफाई पासवर्ड का ऑप्शन मांगता है, तो आप इसे हटा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई पासवर्ड डालना। फिर सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर व्यू दिखाई देता है ऊपर, अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर व्यू आता है, इसी के बगल में अगर आप करेंगे तो फंक्शनल व्यू। ये दो व्यूज़ आते हैं, आप कैसे भी करके देख सकते हैं। फिर वर्टिकली अगर आप कुछ देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं, या अगर आपको हॉरिजॉन्टली एक उस पे देखना है तो भी आप देख सकते हैं। तो अभी हम अपना इस व्यू में देखना चाह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट की भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ पे आके अगर आप प्रोग्राम में कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसका पासवर्ड चेंज, क्लियर पासवर्ड है, कंट्रोलर पे कोई पासवर्ड लगाना है तो पासवर्ड वाली चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। या कई बार कंट्रोलर पे पासवर्ड लगा दे के कोई प्रोग्राम अपलोड डाउनलोड ना कर पाए। फिर आपको कई बार करना है कि मैं केवल सेक्शंस पे अपने प्रोग्राम लगा दूं कि कोई कनेक्ट तो कर पाए लेकिन प्रोग्राम देख ना पाए। लेकिन ये पासवर्ड बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए। अगर आपने पासवर्ड लगा दिया, आपको याद नहीं है, तो फिर आपको स्नाइडर के पास ही जाना पड़ेगा ये पासवर्ड क्रैक करवाने के लिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन हम क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक विंडो अभी ओपन होके आने वाली है। ये देखिए एक विंडो आ गई। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक पावर सप्लाई आपको लगा के देता है CPS 2000। इसका भी जो भी इस लेवल के हमारे प्रोसेसर रहते हैं उनका मॉडल नंबर हमेशा ऐसे होगा BMX CPS 2000, BMX CPS समथिंग। तो BMX मीन्स आप बात कर रहे हैं M340 लेवल की PLC की, ओके ना। अब डिलीट मॉड्यूल, और जो अभी बैकप्लेन था, बैकप्लेन में भी जैसे हमारे जो भी मॉड्यूल होते हैं BME करके, जो भी मॉड्यूल हमारे BME वाले आएंगे वो आपके ईथरनेट बैकप्लेन पे ही लगेंगे। ईथरनेट बैकप्लेन में आपको एक आइडेंटिफाई करने का तरीका और भी बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको एक और स्लॉट दिखेगा। जैसे आपको ये 7 में सिंगल स्लॉट दिख रहा है, वैसे यहाँ पे डबल स्लॉट दिखेगा। केवल 7 में नहीं, कुछ कुछ स्लॉटों में आता है ऐसा, ठीक है, जैसे प्रोसेसर वाले लोकेशंस पे जनरली रहता ही है। तो अभी हम मान लीजिए हमें C वाला CPS नहीं लेना है, अगर लेना है तो हम ये भी लेके चला सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे पावर सप्लाई आ जाएगी, हम जो भी सिलेक्शन करना चाहें। तो मान लीजिए हमें DC पावर सप्लाई लेनी है 24 वोल्ट की, अभी बाय डिफ़ॉल्ट 220 की लगी थी, ये ले लेंगे। फिर अगर हमें पास हाई वोल्टेज पावर सप्लाई चाहिए 48 वोल्ट सप्लाई तक की, तो हम ये वाला ले लेंगे। उसके हाई AC सप्लाई चाहिए तो इस लेवल पे, और जब हमें रिटर्नेंट पावर सप्लाई चाहिए तो हम इन दोनों पे अपना करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम कोई सा भी एक पावर सप्लाई ले लेते हैं 2010 वाला ना। ये हमारा प्रोसेसर आ जाता है। प्रोसेसर के बाद अब हमारे पास, आप ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास किसी कस्टमर ने बोला कि मेरे पास 32 इनपुट हैं, या किसी कस्टमर ने बोला कि मेरे पास 21 इनपुट है। अब 21 इनपुट का मीनिंग ये हो गया, हमारे पास जो इस सिलेक्शन में, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एनालॉग, कम्युनिकेशन, काउंटिंग, डिस्क्रीट, मोशन, थर्ड पार्टी, कई सारे ऑप्शन आते हैं। डिस्क्रीट में हम बात करेंगे क्योंकि डिजिटल की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास डिजिटल इनपुट क्या आते हैं, 8 में आते हैं 220 वोल्ट में। फिर हमारे पास 120 वोल्ट आइसोलेटेड वाले का ये मॉडल नंबर आता है। ऐसे करते हुए इन जनरल जो यूज़ होते हैं, हम लोग जो जनरली यूज़ करते हैं वो 1602 वाला यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है ये यूज़ नहीं होते,
एज पर द रिक्वायरमेंट सारे कार्ड्स यूज़ होते हैं। अगर आप प्रोसेस लाइन में या वाटर इंडस्ट्री में ऐसा ज़्यादातर काम करने जाते हैं तो जनरली वहाँ पे हम ये वाले कार्ड यूज़ करते हैं, DDI 1602 या 3202। तो इसमें अब आपके पास देखिए 16 का ऑप्शन है, 32 का ऑप्शन है, 64 का ऑप्शन है, ठीक है। अब या 8 का ऑप्शन है। अब इसमें आप जब बात करेंगे तो कस्टमर आपको बोला है मेरे पास 21 इनपुट है। 21 इनपुट के लिए आपके पास ऑप्शन ये है, या तो आप 16 का एक कार्ड लगाएं, एक 8 वाला कार्ड लगा दें, तो दो अलग अलग हैं। अब उससे बेटर है कि हमने 32 का एक कार्ड लगा दिया, ठीक है। तो 21 के हिसाब से अब क्या 16 के दो लगाने पड़ेंगे या 8 का आप लगाएंगे तब भी वो है, इससे बेटर आप 32 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कई बार ये चीज़ें कॉस्ट पे भी डिपेंडेंट होती हैं। क्योंकि 32 वाले की कॉस्ट हो सकता है आपको कंपैरेटिवली कुछ कैसी मिल रही है, वो आपके सेल्स वाले उस पर आपको बता पाएंगे। लेकिन टेक्निकली मैंने आपको बता दिया कि आपके पास ऑप्शन आते हैं 16, 8, 32। अगर आपके पास कोई ये बोलता है नहीं मेरे पास 68 है, 68 है, तो तब आप ये कहोगे नहीं मैं 64 लगाऊं या 32 के 3 लगाऊं, तो समझदारी नहीं है। 32 के दो लगाने के बाद या 64 का एक लगाने के बाद आप 8 का एक लगा सकते हैं, 16 का लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है। तो ऐसे करके आप इनपुट डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को कौन सा वाला कार्ड लेना है। तो अभी फ़िलहाल मैं ये वाला कार्ड ले लेता हूँ। फिर इसके बाद में ऐसे ही हम जब आउटपुट की बात करेंगे तो आप आउटपुट में अगर देखने जाएंगे तो देखिए ये सारे आपके डिजिटल इनपुट आ गए, ठीक है। और अगर आप आउटपुट की बात करेंगे, ये आपके आउटपुट शुरू हो गए DDO, या ये भी आपका मिक्स कार्ड आता है जिसमें 8 इनपुट 8 आउटपुट आते हैं। फिर ये आपके 16 इनपुट और 16 आउटपुट आते हैं, ये भी मिक्स कार्ड आता है आपके पास। तो जैसी आपके पास अवेलेबिलिटी होती है उस हिसाब से चीज़ें इसमें सेलेक्ट करी जाती हैं। तो अभी हम DDO भी 1602 ले लेते हैं। ऐसे आपके डिफरेंट होते हैं। अगर आपको एनालॉग कार्ड लेना है, एनालॉग में भी आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक आइसोलेटेड आता है, एक नॉन आइसोलेटेड आता है। तो आइसोलेटेड आपका काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। आइसोलेटेड जब आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से डालते हैं। कई आपके सिस्टम ऐसे होते हैं जहाँ पे आइसोलेटेड होने से आपको बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका एक इनपुट कहीं भी ख़राब भी हो रहा है तो उससे बाकी इनपुट्स में इम्पैक्ट नहीं आता है। लेकिन नॉन आइसोलेटेड में क्या है कि अगर आपका एक कॉमन भी कहीं से ख़राब हुआ तो आपके बाकी इनपुट्स भी डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो सब प्रेफरेंस ये देते हैं कि हम आइसोलेटेड कार्ड लें, बट आइसोलेटेड कार्ड काफ़ी कॉस्टली होते हैं तो लोग अवॉइड करते हैं और वो नॉन आइसोलेटेड कार्ड के ऊपर भी जाते हैं। ये आपके एनालॉग हो गए जहाँ पे आप 4 to 20, 0 to 10 वाले ले लेते हैं। ये ऐसे आपके एनालॉग आउटपुट कार्ड यहाँ आ जाते हैं। ये 2 चैनल का है, 4 चैनल का है, 8 चैनल का है। फिर अगर टेम्परेचर कार्ड है तो आप कैसे लेते हैं वो ये है। तो अभी फ़िलहाल मैं एक एनालॉग कार्ड ले लेता हूँ। इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे देखनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन आ रहा है -0 to 10, +-0 to 10 वोल्ट, 0 to 5 वोल्ट, 0 to 20 मिली एम्पेयर, 1.5 वोल्ट, 4 to 20 मिली एम्पेयर। तो जो भी आपके जैसे इनपुट आ रहे हैं आप वैसा सिलेक्शन कर लेंगे। ओके नाउ, और इसे करने के बाद फिर यहाँ पे एक वैलिडेट करने का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे इसे वैलिडेट कर देंगे। फिर इसको हम बंद कर देंगे। अब मान लीजिए मेरे 2 ही इनपुट मैंने यूज़ किए हैं, बाकी इनपुट मेरे को यूज़ नहीं करने हैं, तो मैं अगर आप इसे अनचेक नहीं करेंगे तो ये आपके सिस्टम पे एरर दिखाता रहेगा। अगर आप इसे अनचेक कर देते हैं, इसमें होता क्या है, अगर आपका ये 4 to 20 में आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, ठीक है ना, और आपने कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया, तो ये समझ लीजिए कि आपके इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया या 4 मिली एम्पियर नहीं आ रहा है, तो इनपुट आपका एरर में दिखाएगा। दैट मीन्स वो कार्ड में एरर, वो कार्ड में एरर मतलब आपके प्रोसेसर में एरर। मतलब पूरे सिस्टम में अगर आपके कहीं भी एरर आएगा तो आपके प्रोसेसर में एरर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर आप यही 0 to 10 वोल्ट में डाल दे रहे हैं तो यहाँ पे तो अल्टीमेटली इसे 0 वोल्ट तो मिल ही रहा होगा, तो ये आपको कभी भी एरर नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम इसको हटाना चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं। ऐसे करने के बाद हम फिल्टर को बंद कर दिए, ठीक है।
अब इसी में मैं अगर बात करता हूँ एनालॉग आउटपुट की, तो यहाँ पे आके एक एनालॉग आउटपुट भी मैं कॉन्फ़िगर करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आके आप कोई सा भी ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये करने के बाद हम उसे ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को लग रहा है मेरी रैक काफ़ी बड़ी है। अच्छा एक चीज़ और है, एक आप ये देख रहे होंगे XBE, ये 12 स्लॉट मैंने बोला था, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 स्लॉट ही हो गए। अब आप ये बोलेंगे ये आखिरी स्लॉट क्या है जिसमें XBE लिखा है। XBE है, मान लीजिए कल को मेरे इतने इनपुट हो गए, इनपुट आयोज हो गए कि यहाँ 11 तक पूरा भर गया और मेरे को एक और रैक लेने की ज़रूरत पड़ी, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और एक कोई सा भी स्लॉट ले लेता हूँ। मान लीजिए मेरे को 6 का ही लेना है। अब 6 का 8 का कोई, इसमें आप अपनी पावर सप्लाई लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें होता है कि ये XBE, यहाँ पे एक और कार्ड आता है BMX XBE 2005, ये एक पूरी किट आती है जिसमें आपको एक कार्ड यहाँ मिलता है, एक कार्ड यहाँ मिलता है, इन दोनों के बीच के केबल मिलती है और 2 कनेक्टर मिलते हैं। अगर ये पूरा प्रॉपरली आपका कनेक्टेड नहीं है तब भी आपका सिस्टम माल फंक्शन करेगा, आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे या एरर आती रहेगी। तो कभी भी अगर आप सिस्टम पे जाएं, अगर आपका ये वाला सिस्टम है, इस तरीके का आपका कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे कार्ड लगाना चाहिए, यहाँ भी कार्ड लगाना चाहिए। दोनों के बीच पूरी प्रॉपर केबल, इसमें 2 पॉइंट होते हैं A B। तो अगर आप नीचे वाले पे कर रहे हैं तो B पे एक कनेक्टर लगा देंगे और ऊपर वाले में A पे कनेक्टर लगा देंगे। फिर यहाँ के B और यहाँ के A को आप जॉइंट कर दीजिए, तभी आपका ये पूरा प्रॉपर कंप्लीट लूप बन जाएगा और आपका सिस्टम हेल्दी हो जाएगा, तब ये आपका सिस्टम चल सकता है। फिर इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। ऊपर वाले में आप कॉन्फ़िगर करेंगे डिप स्विच के थ्रू 0 और डाउनवर्ड में आप करेंगे डिप स्विच के थ्रू 1, क्योंकि आपका 1 वाला है। अगर कल को अगर आप इसको नाम चेंज करना चाहो, मान लीजिए एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे जैसे नाम आता है ना, हम यहाँ पे नंबर चेंज कर लेते हैं। यहाँ तो यहाँ पे अगर मैंने 25 डाल दिया तो ये 25 नंबर आ जाता है। अगर इसी में मैं 2 डाल दूंगा, 2 करके डाल देता हूँ तो 2 नंबर, और फिर बाद में मेरे को किसी ने बोल दिया नहीं मेरा तो ये चेंज हो गया वो चेंज हो गया, तो आपको इसके अकॉर्डिंग अपना चेंज करना पड़ता है। अब रिप्लेस रैक आ जाता है। रिप्लेस रैक पे आने के बाद अगर आपको कोई रैक बड़ा छोटा करना है, इस रैक की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इस रैक को डिलीट कर देता हूँ। ये रैक की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको डिलीट कर देता हूँ अभी। और मेरे को इतना बड़ा रैक भी अपने पास नहीं रखना है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मेरा 6 स्लॉट बैक प्लेन से काम हो जा रहा है, तो इतना ले लूँगा। मैं अननेसेसरी इतना बड़ा सिस्टम क्यों लूँ, ठीक है। ये तो रही DIDO कैसे कॉन्फ़िगर होती हैं, DI में कैसे आप आ रहे हैं। यहाँ पे आके ये चेक कर सकते हैं कि इसमें जो LED जल ऑन होती हैं उसकी क्या मीनिंग्स हैं। रेड का क्या मीनिंग है, एरर का क्या रेड का क्या मीनिंग है, ग्रीन का क्या मीनिंग है, IO एरर रेड होता है तो क्या मीनिंग है, कोई चैनल फॉल्टी है, एरर में है, वो कैसे आप डायग्नोस कर सकते हो, वो भी आपको यहाँ दिखाई देगा। फिर आपके पास यहाँ मेमोरी कौन कौन से एड्रेस पे आप लेने वाले हैं, मिक्स रैम स्टेट में लेना है या टोपोलॉजिकल में लेना है, वो आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रही आपकी कॉन्फ़िगरेशन की बात, कैसे इसमें कॉन्फ़िगर करते हैं। फिर हम आते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर पे हम क्लिक करेंगे। प्रोसेसर में आपके पास आता है, अगर हम एक कोई इनपुट असाइन करना चाहते हैं कि नहीं मेरा रन स्टॉप कोई इनपुट, कि अगर वो इनपुट आए तभी PLC रन मोड में रहे, तो हम यहाँ से असाइन कर सकते हैं। मेमोरी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ऑटोमेटिक स्टार्ट एंड रन की कभी भी PLC स्टॉप में जाती है तो आप वापस में रन में आ जाए। इनिशलाइज मेमोरी वर्ड ऑन कोल्ड स्टार्ट है, कभी भी हम कोल्ड स्टार्ट अगर हमारे PLC का हो तो मेमोरी वर्ड 0 हो जाए, मतलब इनिशलाइज वैल्यू जो हो वो आ जाए, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर इसको भी हमें यहाँ पे वैलिडेट करना पड़ता है। वैलिडेट करने के बाद मेमोरी हो गया। एनिमेशन में आप आके इसका टास्क देख सकते हैं कि कितने टास्क चल रहे हैं, कितना इवेंट चल रहा है, वार्म स्टार्ट है, कोल्ड स्टार्ट है। फिर रियल टाइम क्लॉक, जब भी आपको कोई टाइम
पीसी में डाल लैपटॉप आपके पीएलसी में डालना है तो आप यहाँ से अपडेट करा सकते हैं चेंज करके, पीसी टू पीएलसी या यूज़र टू, आप अपने हिसाब से कोई चेंज करके डाल सकते हैं, पीसी वाला डाल सकते हैं। फिर अगर आप इंफॉर्मेशन पे आते हैं तो सिस्टम इंफॉर्मेशन, पीएलसी, आइडेंटिफिकेशन, मेमोरी, ये सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 करके दिखाई देंगी। ये तो आपके मैंने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन बता दी है। उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन करने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं इस सॉफ्टवेयर का एक डिस्क्रिप्शन भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो 21 डेज़ का ट्रायल पीरियड होता है। अगर आप एक बार अपने सिस्टम में डालेंगे तो 21 डेज़ चलने के बाद वो आपका एक्सपायर हो जाता है, तब आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज उस सिस्टम पे आप दोबारा से वो सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर भी आपके लिए एक ट्रायल वर्जन का एक लिंक डाल दूंगा। अगर आप सॉफ्टवेयर डालेंगे, आपको वर्किंग करनी है, जिनके पास सॉफ्टवेयर है वो तो काम कर ही सकते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो हम लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें कैसे वेरिएबल बनाते हैं, कैसे इसको क्या फंक्शनिंग करेंगे, कैसे एलिमेंट्री वेरिएबल बनाएंगे, या कम्युनिकेशन या प्रोग्रामिंग पार्ट में हम कैसे जाएंगे, वो हम उसके बाद बताएंगे। आज हमारा मेन मीनिंग था कि हम अपने कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं उसको हम अच्छे से देख पाएँ। इसको करने क्या था, अगर हमें एक बार बिल्ड जैसे यहाँ नॉन बिल्ड आ रहा है, हमें बिल्ड करना पड़ता है सिस्टम को। बिल्ड करेंगे तो पूरा सिस्टम हमारा बिल्ड करेगा। जो एक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है वो मैं चाह रहा था आपको एक बार दिखाने के लिए। या अभी हम स्टैंडर्ड मोड है यानी पीएलसी में हम कम्युनिकेट कराते हैं। मैं एक सिमुलेशन मोड में आपको करके दिखा रहा हूँ। सिमुलेशन मोड में मैं आपको सेम वैसा ही करके दिखाऊंगा जैसे हार्डवेयर में आपको करना है जब भी आप प्रोग्राम डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए आपको पीएलसी पे आना रहेगा। पीएलसी पे आप आके सेट एड्रेस पे आएंगे। सेट एड्रेस पे करने के बाद आपको ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, ये आप चाहे सिमुलेशन में चलाएं चाहे स्टैंडर्ड में, एज इट इज सेम मिलने वाला है। अगर आप स्टैंडर्ड में चला रहे हैं यूएसबी केबल तो SYS और यूएसबी लिखा है, आपको टेस्ट कनेक्शन करना है। आपके पास यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आपके पास केबल वगैरह कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे आपको सीधा वो ये एक एरर दे देगा। इसका मतलब आपका केबल कनेक्टेड नहीं है या आपका प्रोसेसर रेडी नहीं है। तो उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। या एक तरीका इसमें आता है कि जब आप ईथरनेट पे कम्युनिकेशन कराते हैं, TCP IP पे लेंगे, आपने कोई IP डिफाइन करी हुई है, वो IP आप यहाँ पे डाल देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। तो ये कैसे IP रहेगी, जब बेयर एकदम फ्रेश आपका PLC रहेगा, प्रोसेसर रहेगा, तो उसमें उसकी IP कैसे डिफाइन करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसको करने के बाद फिलहाल हम इसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं या PLC पे जाके भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे PLC पे एक कनेक्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है, और कनेक्ट और डिसकनेक्ट का। तो अभी मैंने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ और ये हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे रन करा सकते हैं इसको। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आपका प्रोसेसर ये रन कैसे कर गया। या अब आप यहाँ पे देखेंगे HMI रीड राइट इक्वल रन अपलोड इन्फॉर्मेशन ओके। यहाँ पे जो अभी सिमुलेशन मोड में चला रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिख के आ रहा है। अगर आप नॉर्मल चलाएंगे तो अगर USB से करेंगे तो USB सिस लिख के आएगा। अगर आप IP से करेंगे तो यहाँ पे IP लिख के आएगी। मेमोरी बिल्ड ये सारी चीज़ें आपको आएंगी। ये रेड मार्क आ रहा है, दैट मीन्स कि आपके इन कार्डों में अभी प्रॉब्लम है, हमने सप्लाई नहीं लगाई है तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम एरर दिखाई रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमने ऐसे करी है और कैसे करके हमारा इसमें डाटा है, हम कैसे डाउनलोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। अपलोड का भी ऑप्शन अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे PLC में जाके कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोजेक्ट फ्रॉम PLC, अभी हमने करा था ट्रांसफ़र टू प्रोजेक्ट PLC, यानी अभी हमने आपके सामने ये किया था डाउनलोड प्रोजेक्ट, यहाँ से अपलोड प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। होपफुली आपको बहुत अच्छे से मैंने चीज़ें बताई हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसमें और क्या कॉन्फ़िगरेशन कैसे करी जाती हैं, कैसे लॉजिक बनाया जाता है, वो मैं आपको फिर बताऊंगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। अगर मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और मेरे को सपोर्ट करते रहिए। ओके, थैंक यू।